नमस्कार दोस्तों, सफलता सुविद्या चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स इनैक्ट किया गया था 1930 में। सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे वो आपको मिलेंगे हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। आपने देखा होगा कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं सेक्शन 1 to 75 तक। उसके बाद 76 से लेकर 123 तक उस एक्ट में नहीं दिए हुए होते हैं, रिपील लिखा होता है। उसी के बाद हम देखते हैं कि पीछे 239 से लेकर 266 तक के जो प्रोविजंस हैं वो भी रिपील किए गए हैं। तो इसका रीजन क्या था कि पहले सेल ऑफ गुड्स, यानी अगर आप किसी गुड्स का विक्रय करते हैं उससे संबंधित प्रोविजंस, और इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप से रिलेटेड अगर किसी प्रोविजन की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड प्रोविजन हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही भाग थे। लेकिन उसमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस भी थे, उसके साथ साथ ये स्पेशल आपने कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें ऐड कर दिए थे। तो इसलिए 1930 में जाकर एक अलग से सेल ऑफ गुड्स एक्ट इनैक्ट किया गया। अब पहली चीज ये आती है कि सेल ऑफ गुड्स में बात किस चीज की गई है। सेल ऑफ गुड्स है, गुड्स में आता क्या है? गुड्स में आती है जनरली मूवेबल प्रॉपर्टीज। तो गुड्स की डेफिनेशन हम देखेंगे प्रॉपर, लेकिन उससे पहले आपको ये याद रखना होगा कि ये जो हमारा एक्ट है ये पूरा डील करता है गुड्स से, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी से, कि अगर आप किसी चल संपत्ति को बेचना चाहते हैं तब कौन सा एक्ट लगेगा, तब एक्ट अप्लाई होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ओके, तो जो हम जो चीजें, जो प्रोविजंस हैं जो हम डील करने वाले हैं, जो हम बात करने वाले हैं, वो प्रोविजंस हैं हमारे सेल ऑफ गुड्स के। तो बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि ये एक्ट अप्लाई कहाँ होता है और इसके जो डेफिनेशंस हैं जो इस एक्ट में दी गई वो क्या क्या हैं। अगर हम इस एक्ट की बात करें तो सेक्शन 1 में इस एक्ट का टाइटल बताया गया है कि इस एक्ट को जाना जाएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। जो एक सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, हम इसे सेल्स ऑफ गुड्स, इट इज नॉट सेल्स ऑफ गुड्स, इट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और डेट ऑफ कमेंसमेंट की बात है तो ये 1 जुलाई 1930 से ये लागू हुआ है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा इसमें दी गई है वो दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 7 में। सेक्शन 2 क्लॉज 7 डिफाइन करता है कि गुड्स में आता क्या है। ठीक है, तो गुड्स का मतलब जो इसे अगर हिंदी में कहा जाए तो इसे माल कहा जाता है, माल विक्रय अधिनियम का पार्ट है। तो जो पूरा ये सब कुछ टिका हुआ है वो गुड्स पर टिका हुआ है। तो माल की परिभाषा या गुड्स की जो डेफिनेशन दे रखी है वो दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 7 में। Goods includes every kind of movable property other than money and actionable claim. Okay, and there are few other things which are also included in this definition. For example, shares, stocks, growing crops, grass, and any other thing which is the part of any land, but it is promised by the one of the parties to sever it under a contract of sale. इसका मतलब ये हो गया कि सेल ऑफ गुड्स में कौन कौन सी चीजें शामिल हो रही हैं। सेल ऑफ गुड्स में आता है हर प्रकार की चल संपत्ति, जिसमें स्टॉक्स है, शेयर है, ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास है, या इसके अलावा जमीन से जुड़ी हुई वो चीजें जिन्हें किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत अलग किए जाने का प्रावधान दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करती हूँ कि अगर कोई परमानेंटली अटैच्ड कोई चीज है जो जमीन से जुड़ी हुई है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया है कि बस जब उसे बेचा जाएगा तो उसे जमीन से अलग कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फसलें हैं, फसल जमीन से जुड़ी हुई है, लेकिन जब भी फसल बेची जाएगी तो क्या होगा, उसे सीवियर किया जाएगा, जमीन से अलग कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो दो चीजें हैं जो हमें जनरली चल संपत्ति लगती है लेकिन वो चल संपत्ति है नहीं। फर्स्ट इज एक्शनेबल क्लेम, पहला है इसमें एक्शनेबल क्लेम, अभियोज्य दावे। अभियोज्य दावों से रिलेटेड जो प्रोविजन है आपको मिलेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। ओके, उसमें सेक्शन 3 में उसे डिफाइन किया गया है और सेक्शन 131 में उसके ट्रांसफर से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं धन की। जो धन जिसे कहा जाता है करेंसी और करेंसी इन सर्कुलेशन, या ऐसी मुद्रा जो चलन में है,
उन चीजों की अगर बात की जा रही है तो उसमें क्या होगा कि वो देखने में या उसके अगर नेचर देखा जाए तो वो भी हमें चल संपत्ति के समान लगती है, लेकिन एक्चुअल में उसे संपत्ति नहीं माना गया, उसे माल या गुड्स की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया गया है। तो गुड्स की डेफिनेशन के दो एक्सेप्शंस हैं, अभियोज्य दावे एवं एवं मनी या धन जिसे कहा जाता है। तो अब हम परिभाषा सेक्शन 2 क्लॉज 7 के अनुसार हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो माल की या चल संपत्ति की परिभाषा में आती है। तो हर प्रकार की चल संपत्ति, ठीक है, जिसमें स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, ओके, फर्स्ट क्रॉप्स है, ग्रास है, या जमीन से जुड़ी हुई ऐसी चीजें जिन्हें अलग करने का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, वो सारी ही चीजें इस संपत्ति इस गुड्स की परिभाषा में आती है। हम अपने अगले लेक्चर्स में बाकी डेफिनेशंस का अध्ययन करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।